अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनएमडी कैट का यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आज हम जो पीएमसी का टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक 7 है। स्टार्स का ये यूनिट 2 बनता है जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है और करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको टोटल 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कितने आर्टिकल्स को डिस्कस करना है और यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक से रिलेटेड कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक से लाजमी तौर पे पढ़ने हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ओहम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। अब ओहम्स लॉ के साथ आप करंट की डेफिनेशन, जिसे वो अगर आप देखें पीएमसी का सिलेबस तो वहां पे वो उसे डिस्कस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी करंट। आप करंट की डेफिनेशन को देखेंगे, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप ओहम्स लॉ पे आएंगे, ओहम्स लॉ को पढ़ेंगे। फिर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, जिसमें आप ये बताते हैं कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो टॉपिक है वो सारा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्यों डायरेक्ट रिलेशन है, किस वजह से है, कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये उसी से रिलेटेड लिखा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इसी टॉपिक के अंदर आप लोगों ने मैक्सिमम आउटपुट पावर को भी डिस्कस करना है, जिसका फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, दैट इज मैक्सिमम पावर आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4r। उसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस किया जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल पावर में आपको पता है 3 फॉर्मूलाए हमारे पास हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इन तमाम फॉर्मूलाए को देखेंगे, इनकी क्या एप्लीकेशन है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे छोटी सी चीज है कि पीएमसी ने जो आपको सिलेबस दिया है वो इसके साथ किलोवाट आवर को भी मेंशन करता है। वैसे तो किलोवाट आवर का टॉपिक आपकी सेकंड ईयर में नहीं है, ये आपको फर्स्ट ईयर में मिलता है, तो इसे हम जरा सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि किलोवाट आवर क्या है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिर हम केसीएल को डिस्कस करेंगे, केवीएल को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 13 से, वो आपकी टेक्स्ट बुक का भी लास्ट टॉपिक है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। अब स्टूडेंट्स, ये सारा सिलेबस आप लोगों ने देखा, मुझे बताइए क्या इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात हुई, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की? तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। तो किसी भी कंडक्टर में अगर बात करें पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होता है वो कन्वेंशनल करंट होता है और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। तो इसे आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि लेट्स से मैं एक सर्किट को यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये एक सोर्स है, सेल है आपके पास और यहां पे एक कंडक्टर लगा हुआ है, लेट्स से दिस इज कंडक्टर, और इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने दो तरह के करंट्स को यहां पे डिस्कस करना है। एक ऐसा करंट है जो सर्किट में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से पैदा होता है और वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट पैदा होता है वो कन्वेंशनल करंट होता है। और कन्वेंशनल करंट के बारे में आप सिंपली ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये देखें, हाई पोटेंशियल से कहां जा रहा है, लो पोटेंशियल तक जा रहा है। और सर्किट में इसकी जो डायरेक्शन है मैंने आपको बता दी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ये करंट पैदा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है स्टूडेंट्स, उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। वैसे तो एक्चुअली पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से
तो करंट एग्जिस्ट नहीं करता मेटालिक कंडक्टर के अंदर। ये अर्ली साइंटिस्ट ने ऐसा माना था, तो आज तक उसे डिस्कस किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो करंट होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन को शो किया जाए तो अब मैं उसे ब्लू कलर से शो कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक करंट बैटरी या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक फ्लो करता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने करंट की बात की, बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब है कि चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, तो चार्जेस की मोशन की वजह से करंट पैदा होता है। अब आप सबको पता है Q किसके बराबर होता है? NE के। तो यहां से फॉर्मूला बन गया NE/T। अगर मैं करंट के यूनिट्स को डिस्कस करूं स्टूडेंट्स, तो देखिएगा कि इसके यूनिट्स क्या हैं। करंट का फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू Q/T। करंट के यूनिट्स हैं एम्पेयर, जिसे यूं लिखा जा सकता है 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो एम्पेयर SI यूनिट है करंट का। करंट का एक CGS यूनिट भी होता है जिसे जस्ट आप इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिए। करंट का CGS यूनिट होता है एब एम्पेयर या बायोट। तो आइए देखते हैं, ये देखें, एब एम्पेयर कह दें आप, या आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं बायोट। तो बायोट या एब एम्पेयर ये क्या है? CGS यूनिट ऑफ करंट, CGS यूनिट ऑफ करंट। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे आप एक और चीज नोट कर लीजिए कि 1 एम्पेयर का तो पता चल गया कि ये 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड होता है, और एम्पेयर क्या है? इट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब SI यूनिट और CGS यूनिट में जरा रिलेशन देखते हैं। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 बायोट कह दीजिए, या इसे आप लिख सकते हैं एब एम्पेयर। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, या इसे कई दफा ऐसे लिखा जाता है 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1/10। ठीक है जी, या इसे सिंपली बेटा आप यूं कह दें 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1/10 बायोट। ठीक है, या इसे 0.1 बायोट भी कह सकते हैं आप। स्टूडेंट्स अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लाइंस लिखी हुई हैं, वो लाइंस आपको MCQs में पूछी जा सकती हैं। जैसे देखिए, मैं आपसे ये बात करता हूं कि मुझे बताइए कि कंडक्टर में करंट सिर्फ किसकी मोशन की वजह से होगा? सेमीकंडक्टर्स में करंट किसकी मोशन की वजह से होगा? तो आइए जरा इनको समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 जी, मैं बात कर रहा हूं मेटालिक कंडक्टर्स की। मेटालिक कंडक्टर के अंदर करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से होता है। तो हम आगे मेंशन कर देते हैं कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से होता है। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर्स में करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। सेमीकंडक्टर में करंट होगा जी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है। आपकी टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोलाइट की बात भी की गई है। तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट किसकी वजह से होता है? द करंट इन इलेक्ट्रोलाइट is due to the motion of positive and negative ions। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इसे याद रखना है स्टूडेंट्स आपने, यहां से आपको MCQs पूछे जा सकते हैं। अब एक बात तो बताएं, गैसेस में करंट किसकी वजह से होगा? नंबर 4, मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि आपके पास एक गैस है, तो इसके अंदर से करंट किसकी वजह से पास कर सकता है? तो इसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है आयंस की वजह से एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशंस हैं, आपकी टेक्स्ट बुक की लाइंस है, इनको याद रखना है।
स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कितने टाइप के पूछे जा सकते हैं। लेट्स से मैं एक एमसीक्यू आप लोगों से डिस्कस करता हूं। ये देखें जी, हमें बताया गया कि एक कंडक्टर है, ठीक है जी। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है जी 4.8 एम्पियर का। दोबारा सुन लें, लेट्स से वी हैव ए कंडक्टर और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, 4.8 एम्पियर। तो बताइए जब 4.8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में से, तो कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर सेकंड इस कंडक्टर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर सेकंड आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये देखें हमने यहां पे लिखा था जो करंट आई है ये किसके बराबर है, एन ई डिवाइडेड बाई टी। इस रिलेशन को डियर स्टूडेंट्स आप यूज करेंगे। तो यहां से हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। तो देखें इसे यूं लिखा जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी। यहां से हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। अब देखें ये ई यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वेयर ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ई यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई ओवर ई। स्टूडेंट्स चार ऑप्शंस आपके पास होंगे, मैं जरा अभी आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, तो इस वजह से जरा इसके सॉल्यूशन को जल्दी से देखिए। करंट कितना है, दैट इज 4.8 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखें ऊपर भी डेसिमल पॉइंट है, नीचे भी डेसिमल पॉइंट है। सिंपल आप क्या करें, इस डेसिमल पॉइंट को इस डेसिमल पॉइंट से कैंसिल कर दें, या अगर आप में से बहुत से बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई तो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिए। देखिए मैं इसे लिख सकता हूं 48 डिवाइडेड बाय 10 और नीचे भी लिख सकता हूं 16 डिवाइडेड बाय 10, वो 10 से कैंसिल कर दें तो ऊपर क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर आ जाएगा 48, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻19। अब 48 को अगर आप 16 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाता है 3 इंटू 10⁻⁹19। और ये देखें ये तो 3 आ गया, ये 10 की पावर क्या है माइनस है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो पता ये चला कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहां पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। जैसे ये देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है जिसे मैं रीड कर रहा हूं कि 10⁻12 electrons are removed from a neutral metallic sphere. Charge on it will be अल्फा है जी 0.16 माइक्रोकूलम, बीटा है 0-0.16 माइक्रोकूलम, चार्ली में है 32 माइक्रोकूलम और डेल्टा में है -32 माइक्रोकूलम। अच्छा अब जब ये क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स के सामने तो वो ऑप्शंस को देख के पहले यही सोचते रहते हैं कि ये नेगेटिव साइन किधर से आ गया, तो पहले तो नेगेटिव साइन उन्हें क्या करता है, परेशान कर देता है। तो स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक चीज न्यूट्रल है और आप उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो भी न्यूट्रल चीज होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यह बात तो कंफर्म हो गई कि जब आप न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर से इतने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव होगा। तो एक देखें ये बीटा वाला जो ऑप्शन है ये एक्सक्लूड कर दें और ये जो डेल्टा वाला ऑप्शन है ये एक्सक्लूड कर दें। देखें आंसर या तो अल्फा है या चार्ली है। तो कितना इजी हो जाता है कि स्टेटमेंट से आपको पता चल जाता है कि कौन से ऑप्शंस की तरफ आपने जाना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन क्या है। आप सब ये जानते हैं कि जो चार्ज Q है ये किसके बराबर होता है, Ne, where n is the number of electrons। और अभी आपने देखा उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। और ये क्या होता है, ये होता है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब चार्ज निकालना है, ये 16 है, ये 1.6 है, इसे 16 कर दें, 16 इंटू 10⁻⁻, ये 20 हो जाएगा। क्योंकि जब आप इस डेसिमल पॉइंट को यहां ले आएंगे तो ये जो पावर है ये मोर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये -20 हो गया। साथ क्या आ गया यहां पे, +12।
तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 16 इंटू 10⁻⁻8। अब यहाँ पे 7 यूनिट्स कूलम आ जाएंगे। तो देखें चार्ज ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2 कूलम। अब देखें क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 100, ये 10 की पावर -2 थी, ये इधर आ गई और ये 10⁻⁻6 बन जाएगा माइक्रो ये कूलम। तो पता चला कि आंसर है 0.16 माइक्रो कूलम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट इज अल्फा। जी अल्फा ही है, यस हमारा करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। अब आइए एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। हमें एमसीक्यू बेटा इस तरीके से पूछा जा सकता है, लेट्स से कि एक कंडक्टर है आपके पास, ठीक है जी, और सपोज कर लें कि इस कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है वो है 2 एम्पियर का। इस कंडक्टर के अंदर एक सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने यहां पे शो कर दिया। आपने ये बताना है कि अगर इस कंडक्टर में से 2 एम्पियर का करंट फ्लो करे कितने टाइम के लिए, 20 मिनट्स के लिए, तो फिर बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस किया होगा। दोबारा सुन लें, एक कंडक्टर है जिसमें से 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। अगर करंट 20 मिनट्स के लिए फ्लो करता है तो फिर बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने इस सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस किया होगा। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये देखें अगेन, आई किसके बराबर है, एन ई डिवाइडेड बाई टी। तो यहां से एन को फाइंड आउट करते हैं। तो जब एन को फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो एन यहां पे रहने दें, ये बनेगा करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब करंट कितना है 2 एम्पियर, टाइम कितना है 20 मिनट्स, इसको सेकंड्स में लेके आए। 20 याद इट इज, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहां पे क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो आप इसे ऐसे लिखें 16 इंटू 10⁻⁻20। स्टूडेंट्स ये देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, साथ 2 जीरो हैं, तो ये 1200 बन जाएगा। 1200 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2400 आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि नाउ इट इज 2400 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻⁻20। मजीद इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150। 150 इंटू 10⁻, ये पावर ऊपर आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप इसे क्या कीजिए, इसे आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखिए। अभी डेसिमल पॉइंट इस जगह पे है, तो जब आप इसे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे यानी 1.5 बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻22। कई बार आपको बताया कि जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव होती है। तो ये देखें 10⁻+1 +2, तो 20 में +2 ऐड करेंगे वो 22 हो जाएगा। तो पता चला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस किया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, वो है जी 1.5 इंटू 10⁻22। अब डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। लेट्स से स्टेटमेंट मैं उसकी वर्बली बोल रहा हूं। स्टेटमेंट यह है कि जब एक टॉर्च लाइट को ऑन किया जाता है ना, तो टॉर्च लाइट के बल्ब में से 720 कूलम चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम में, 5 मिनट्स में। तो आप बताएं कि उस टॉर्च लाइट के बल्ब में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। अब ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि अगर ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जाए आपको, लेट्स से जैसे देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये देता हूं कि अगर ग्राफ आ जाए और ग्राफ के वर्टिकल एक्सिस के ऊपर चार्ज हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर टाइम हो और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्चुअली किसे डिस्कस करती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, स्लोप का कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्लोप बेसिकली tan थीटा के बराबर होती है और आप इसे यूं लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखें, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और इस एंगल को मैं थीटा का नाम दे दूं, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। तो परपेंडिकुलर एक्चुअली चार्ज को शो करेगा और जो बेस है वो टाइम को शो करेगा।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस इज Q डिवाइडेड बाय T, और चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा। तो QT कर्व की जो स्लोप है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास करंट के इक्वल होगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि अगर इस टाइप का आपको MCQ पूछा जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको अभी ये गाइड किया कि ये जो QT कर्व है इसकी स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इसकी स्लोप करंट को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इसे यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, IA डिवाइडेड बाय IB, ये किसके बराबर होगा, tan थीटा A डिवाइडेड बाय tan थीटा B। अब थीटा A की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 30 डिग्री, और थीटा B की भी वैल्यू है दैट इज 60 डिग्री। तो फर्दर आप इसे लिखेंगे tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक और प्रॉब्लम है कि आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज का नहीं पता होता, तो ये भी आप लोगों ने साथ साथ मेमोराइज करनी है। अब देखें ये जो tan थीटा है ये क्या होता है, ये होता है जी 1/√3, और tan 60 क्या होता है √3। फर्दर ये नीचे इसके साथ आ जाएगा तो आप इसे यूं लिख सकते हैं 1/√3 इंटू √3, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो करंट्स की रेशो क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स दैट इज 1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है मैं वर्बली बता देता हूं कि ये एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी है जो किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं। कब, जब उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस आप एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके जरा टेक्स्ट बुक के सिंपल से कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं। वो ये है कि लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस आपने एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं ये शो कर रहा हूं ब्लू मार्कर से, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब दो MCQ आपकी टेक्स्ट बुक से बन सकते हैं। पहला MCQ ये है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है। कन्वेंशनल करंट मैंने अभी बताया था ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसकी डायरेक्शन होगी -E। तो सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा। अब इस कंडक्टर के अंदर ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक स्पेसिफिक या एवरेज वेलोसिटी अटेन करते हैं जिन्हें आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो ये है VD इज इक्वल टू I/NEA। वैसे तो ये डेरिवेशन आप चैप्टर नंबर 14 के अंदर जाके करते हैं, लेकिन एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां इसको एज इट इज डिस्कस करेंगे। I किसे रिप्रेजेंट करता है, करंट को। N क्या है, अब कह दें जल्दी से कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। नो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपकी कि आप फौरन से पहले कहते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। N इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इधर देखिए ये शेडेड एरिया है जिसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है। अब I को आप लिख लें V/R। तो डिफरेंट रिलेशंस को देखिएगा क्या बन सकते हैं यहां से। करंट को अगर मैं लिखूं V डिवाइडेड बाय R, तो डिनोमिनेटर में बाकी फैक्टर एज इट इज आ जाएगा NEA। अब इस R को डिनोमिनेटर में ले आए, तो स्टूडेंट्स यहां से पता चला कि फॉर्मूला है V/R NEA। अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखूं तो मुझे यहां से एक बात समझ आती है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका करंट के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर 1 ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपको MCQs में यह पूछा जाए कि किसी कंडक्टर में करंट को इंक्रीज कर दिया गया है
तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस रिलेशन से आंसर करना है आपने कि अगर करंट को इंक्रीज किया जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो करंट की बात नहीं करता, वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेता है या आपको परेशान करने के लिए वर्ड यूज करता है ईएमएफ ऑफ सेल, तो आप यहां पे वोल्टेज की बात कर लें या ईएमएफ की बात कर लें, कॉन्सेप्ट इज सेम डियर स्टूडेंट्स। तो वोल्टेज के ज्यादा करने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब एक और छोटा सा पॉइंट, ये जो आपके सामने कंडक्टर है ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहां पे आपको एरिया नजर आ रहा है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मैं लिख सकता हूं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स, और क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्दर किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। पाई क्या है, कांस्टेंट। तो अब मैं आपको एक रिलेशन बना देता हूं, देखें मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया is inversely proportional to square of the radius is inversely proportional to square of diameter। अब अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि एक मेटालिक कंडक्टर है आपके पास, आपने उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया, बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। अगर ऐसे सवाल पूछा जाए कि आपके पास एक कंडक्टर है, उसके रेडियस को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, देखें रेडियस को डबल किया है, स्क्वायर का फैक्टर नहीं भूलना आपने, रेडियस को डबल करेंगे ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। अगर r स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह के डियर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।